तो स्टूडेंट्स देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। ऐसे में आप सभी लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र हल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसा ही मैंने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप सभी लोगों के समक्ष एक जो है क्लास 12 की फिजिक्स विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लिया है और आज की क्लास में इसे हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इस मॉडल प्रश्न को पत्र को हम सॉल्व कराने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे जो भी हम आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बीच बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे उनकी भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको इस प्रश्न पत्र की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए हम बिना समय को लॉस किए हुए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पर हम लगा ही देते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखिए भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मान की बात की जाएगी, सबसे पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ये पहले का क्या पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किससे लिखते हैं? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं और ये वोल्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक हो जाए, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। ये तो हर एक विद्यार्थी को पता होगा। ठीक है। पहले का खा पाठ देखते हैं भाई। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का जो वैद्युत प्रतिरोध है भाई, वैद्युत प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। वो आपको दिया गया है कि वो 500 ओम है। कितना है भाई? 500 ओम है। कह रहे हैं कि इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो आपको बताया गया था कि जो वैद्युत चालकता होता है, जो वैद्युत चालकता होता है, वैद्युत चालकता बराबर होता है 1/वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है? 500। 1/500 का मतलब क्या भैया? दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए। 1000 हो गया। 500 दूना 1000, 0.002 और ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसका मात्रक ओम की पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर 4th देखे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें गापाट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगर हम बात करें गापाट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। चुंबकीय क्षेत्र को भैया बी से लिखते हैं। इसके मात्रक की जब भी बात की जाए तो लॉरेंज बल हमने आपको पढ़ाया था, F बराबर IBL sin थीटा पढ़ाया था। हमने कहा था इस सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना बहुत ही आसान होता है। तो जब बी की वैल्यू निकालोगे तो F अपन कितना आ जाएगा? IL। भाई sin थीटा तो एक विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। बल का मात्रक हो गया न्यूटन और धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और लंबाई का मात्रक हो गया या दूरी जो भी है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अच्छा, ऑप्शन कैसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया न्यूटन, एम्पियर की पावर -1, मीटर की पावर -1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, घा पाठ को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए भैया। पहला ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं घा पाठ में। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा है F/Q। क्या पढ़ा है? F/Q। तो एक मात्रक तो इसका सिंपल बन गया भैया न्यूटन प्रति कूलम, जो कि पहले ऑप्शन में। तो ये तो मात्रक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है? 4 दिए। वोल्ट प्रति मीटर, आपने विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से पढ़ा था, E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा x। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन जाता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दूसरा वाला भी मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। आगे अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन दिया है जूल कूलम। ये जूल कूलम कोई मात्रक नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए एक दिया गया है जूल प्रति कूलम मीटर, वो कैसे, वो आपको हम बताते हैं। देखिए E बराबर F, अगर हम बात करें तो W बराबर होता है F इंटू में S, होता है कि नहीं? तो F बराबर हम W/S लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ इस F के स्थान पर हम जूल प्रति, S होता है क्या भाई? S हमारा क्या विस्थापन, तो जूल प्रति मीटर हम बल का मात्रक लिख सकते हैं और नीचे कूलम आई है तो जूल प्रति कूलम मीटर था चौथे ऑप्शन में, तो ये मात्रक है। लेकिन जो जूल कूलम दिया है तीसरा ऑप्शन, जूल कूलम जो है ये मात्रक आपका कदापि नहीं है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा मात्रक नहीं है भैया? जूल कूलम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अंगापाठ। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है नंबर 1 ध्रुवण के कारण, नंबर 2 विवर्तन के कारण, नंबर 3 व्यतिकरण के कारण और नंबर 4
अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है वो आपके प्रकाश के ध्रुवण के कारण होती है, पोलराइजेशन के कारण होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो इस तरीके से अंगा पाठ तक हम सभी लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लिए और अभी हमारा एक और 6 क्वेश्चन होते हैं ना बहुविकल्पी के। अगला प्रश्न है -5 डायोप्टर और +3 डायोप्टर, दो क्षमता है, मतलब दो लेंस हैं और इनकी क्षमता दी गई है। पहले की क्षमता P1 मान लेते हैं, वो आपको दी गई है -5 डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर में होता है, और दूसरे लेंस की क्षमता दी गई है +3 डायोप्टर। अगर संयुक्त लेंस की क्षमता निकाले तो संयुक्त लेंस की क्षमता होती है P1 + P2, यही तो होती है। तो ये हो जाएगा P बराबर P1 की वैल्यू -5 और P2 की वैल्यू +3, ये आपका हो जाएगा -2 डायोप्टर। मतलब संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगी वो -2 डायोप्टर आएगी, अर्थात संयुक्त लेंस अवतल लेंस की बात कार्य करेगा, क्योंकि जिस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है वह लेंस क्या होता है, अवतल लेंस होता है आपका। संयोजन लेंस की फोकस दूरी की बात की गई थी, तो फोकस दूरी होती है F बराबर 100/P या P बराबर 100/F। तो ये हो जाएगा 100/P की वैल्यू कितनी है संयुक्त लेंस की क्षमता, -2, 2 से काटेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी संयुक्त लेंस की 50 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी भैया, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और खंड बा की ओर चलते हैं ना। खंड बा में भी एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले सारे प्रश्न लगभग नहीं हो पाएंगे, लेकिन जहां तक हो पाएगा आधा पेपर जरूर आज की क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाकी आधा पेपर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे, क्या दिक्कत है, पूरा सॉल्व करा दें क्या, पूरा भी सॉल्व करा सकते हैं। कुछ बहुत जो बड़े वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, बाकी हो तो जाएगा पूरा पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है कि खंड बा में पहला प्रश्न वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। आप सभी लोगों को पता है खंड बा दूसरे का पार्ट वैद्युत फ्लक्स को भैया फाई ई से लिखते हैं। फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए, होता है कि नहीं होता है। तो इसका अगर मात्रक निकालना है, अभी मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई सारे मात्रक बताए, कोई भी मात्रक लिख लीजिए, वोल्ट प्रति मीटर लिख लीजिए या न्यूटन प्रति कूलाम लिख लीजिए, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर वाला मात्रक लिखेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर और मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एक मात्रक बन जाएगा वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक हो गया। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर तीसरा मात्रक लिखेंगे तो एक और मात्रक बन जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स के 3 मात्रक आप समझ गए होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं भाई। आप सभी लोग क्लास से जो लोग जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, क्लासेस भी आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट मिलने वाली है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है खा पार्ट में क्या दिया गया, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है, या पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, ठीक है। तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कोई पूछे क्यों होता है, तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य इसलिए शून्य होता है क्योंकि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए 1 नंबर में ये भी प्रश्न आया था, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा लिखिए गा पार्ट। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, रो बराबर होता है RA/L, होता है कि नहीं होता है। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, है ना, और देखिए लंबाई की मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसको काटेंगे तो ओम मीटर इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। ओम की बीमा आप लोगों ने V/I से निकाली, R बराबर V/I होता है, V की बीमा आपने W/Q से निकाली है, ठीक है। तो जब इसकी आप बीमा निकालेंगे, ओम की बीमा कितनी आई थी, सभी को याद होनी चाहिए, ml², कितनी आई थी, ml² T-3 A⁻², ये आई थी ओम की बीमा। और मीटर की बीमा कितनी हो जाएगी, L। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बीमा आपकी आ जाएगी ml3 T⁻³ A⁻²। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। बीमा आप निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया। ओम की बीमा निकालना तो V/I से निकाल लीजिए, V की बीमा निकालना तो W/Q से निकाल लीजिए। आगे बात करते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1 नंबर में पूछा गया था। तो पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है घा पार्ट में, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन भी मैंने आप लोगों को कराया है। क्या होता है, 1/F बराबर N-1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब 1/R1 माइनस 1/R2। ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन अंगा पार्ट देख लेते हैं भाई, 6-6-12 नंबर का मामला होता है। यहां से अंगा ने विच्छाद भी दिया गया है। फ्रिंज चौड़ाई से क्या तात्पर्य है, फ्रिंज चौड़ाई, देखिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वह फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी मापिए या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी मापिए,
आप प्रकाश के ध्रुवण व्यतिकरण चैप्टर में पढ़ेंगे। दो क्रमागत दीप्त और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई को W से लिखते हैं। W बराबर होता है कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। ये होता है फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, जहां पर जो कैपिटल D होता है वह पर्दे के बीच की दूरी होती है ना फ्रिंज, और ये जो होती है स्मॉल d सिल्टों के बीच की दूरी होती है। लैम्डा जो होती है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। आगे बात करें, यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया फोटान किसे कहते हैं। चा पार्ट में फोटान की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक चैप्टर है आपका, उसमें आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जब किसी प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, ठीक है, या आपको यह भी बताया गया था कि जो आइंस्टीन साहब ने बताया था कि प्रकाश होता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं जिन्हें हम फोटान कहते हैं, इस फोटान की जो ऊर्जा होती है, एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वह h न्यू होती है। कितनी होती है, h न्यू होती है, और न्यू बराबर आपका होता है c अपॉन लैम्डा, तो hc अपॉन लैम्डा भी लिखा जा सकता है। ये आपके एक फोटान की एनर्जी के सूत्र हैं दोनों, ठीक है ना। चलिए भाई, इस तरीके से खंड बा आपका पूरा होता है सॉल्व। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आपको बताने हैं। आप सभी को पेपर का पैटर्न अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसे रब कर दो भाई। पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए बालाजी स्टडी मोशन, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ पेपर की मिल जाएगी। मैंने सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के का एकमात्र सहारा यही है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और आज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस क्लास में सॉल्व कर लिए जाए तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला पेपर आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर के 7 पेपर को सॉल्व कराना है और बहुत ही जल्द इसी महीने में सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए आप। देखिए खंड बा में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। भैया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। ये बात तो आप लोग समझते हैं ना। और कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, तो आप कहेंगे 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। प्रश्न में यह कहा गया है कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लूप या कुंडली आप बोल सकते हैं, लूप के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है μ0 ni अपान में 2r। लूप के केंद्र की बात करें, अब यहां पर वैल्यू रखना है बस भैया। b बराबर μ0 की वैल्यू होती है 4×10⁻⁷, i की वैल्यू 5 एम्पियर है, और 2 इंटू में r की वैल्यू आपको 0.1 दी गई। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 2 से इसको काटिए, 25 हो जाएगा। b बराबर 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, गुणे 10 की घात -7। आप अगर इसे चाहें तो लिख सकते हैं 3.14 गुणे 10 की घात 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात -7, 10 की घात -5। और चुंबकीय क्षेत्र का सबसे सिंपल मात्रक होता है भैया टेस्ला। होता है कि नहीं होता है? तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 3 का खा पाठ। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल का क्या अर्थ है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल आपको पढ़ाया गया है भाई, ठीक है। मैंने कहा था धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, धातुओं के अंदर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, जब ये आपस में टकराते हैं, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच जो लगा समयांतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल को किससे लिखते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी कोड 10 की घात -4 सेकंड होती है। कितनी होती है, 10 की घात -4 सेकंड होती है। आगे अगर हम लोग बात करें -4 होती है कि -14 होती है, इसमें कुछ डाउट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। गा पाठ, परावर्तक दूरदर्शी की विशेषता बताइए। गा पाठ में पूछा गया है परावर्ती दूरदर्शी, आप लोग जानते हैं या परावर्तक दूरदर्शक इसे बोलते हैं, परावर्तक दूरदर्शक। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है भाई, जब दूरदर्शी आई थी, खगोलीय दूरदर्शी, उसके द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा ही जा रहा था, तो परावर्ती दूरदर्शी क्यों बनेगी। परावर्ती दूरदर्शी में दरअसल अवतल दर्पण का यूज किया गया था, और अवतल दर्पण होने की वजह से जो प्रकाश में उसमें प्रवर्तन होता था, जिस वजह से जो प्रतिबिंब बनता था, दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता था वो बहुत ही चमकीला और स्पष्ट बनता था। तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये हो गई कि परावर्तक दूरदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता था वो एकदम स्पष्ट और चमकीला होता है। दूसरी विशेषता क्या है, जो परावर्ती दूरदर्शी, इसमें गोली विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, ठीक है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। कौन सा दोष नहीं पाया जाता है, वर्ण विपथन का दोष खगोलीय दूरदर्शी में पाया जाता था,
ठीक है, और इसमें वर्ण विपथन का दोष हो गया समाप्त। तो ये परावर्तक दूरदर्शी के दो बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे बढ़े भाई, घा पाठ। हमने कहा ना इसमें 3 में 4 क्वेश्चन है। घा पाठ, घा पाठ को देखते हैं भाई। इसमें बोला गया 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बराबर आपको दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य दी गई है। दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर, कलांतर को भैया फाई से लिखते हैं, वो आपको 180 डिग्री दिया गया है। इसे आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई रेडियन लिख सकते हैं। कोई समस्या? आगे बात करें तो मध्य पथांतर की बात की गई। पथांतर को हम लोग डेल एक्स से लिखते हैं। अब सूत्र क्या होता है कलांतर और पथांतर में संबंध आप लोगों ने क्लास 10th में भी 11th में सीखा था। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पथांतर, पढ़ा था या आप लोग यहां पर भी पढ़े हो यार अभी इसमें क्या कहते हैं ध्रुवण और व्यतिकरण वाले चैप्टर में। तो कलांतर को लिखेंगे फाई से, 2 पाई बाई लैम्डा, पथांतर को लिखेंगे डेल्टा एक्स से। इसकी वैल्यू पाई है बराबर 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू आपकी 5 × 10⁻⁷ और इंटू में कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 5 × 10⁻⁷, 2 नीचे आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 2.5 × 10⁻⁷ बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन था, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने खंड दा पर। ठीक है, कहां पर आ जाते हैं भाई, खंड दा पर। खंड दा के अंतर्गत आपका चौथा आता है क्वेश्चन, ये 3 नंबर के प्रश्न होते हैं का पार्ट। इसमें पूछा गया कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था और लोगों को भी डिटेल से पढ़ाया गया है। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ऐसे 2 स्रोत होते हैं, ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलाओं का अंतर समान हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलाओं का जो अंतर हो समान हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। की विशेषताएं भी आपको पढ़ाई गई हैं, तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी थी, आप सब लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें खा पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। खा पार्ट में पूछा गया कि एक पतला कांच है और उस पतले कांच का एक प्रिज्म बना है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है वायु में। प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम न्यूनतम विचलन कोण को आप किससे लिखते हैं भाई डेल एम से, वो आपको 40 डिग्री दिया गया है। और इस प्रिज्म को एक द्रव में डुबो दिया जाए। पहले तो प्रिज्म को द्रव में नहीं डुबोया जाता, पहले आप आगे बात करते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए जो सूत्र होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। पतले प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक आया था, अगर हम पतले प्रिज्म के लिए बात करें तो पतले प्रिज्म के लिए आपका सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर ए और n-1। ये सूत्र होता है पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए हम ज्याओं को छोड़ देते हैं। डेल एम जो होता है इसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ए जो होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है, एन जो होता है वो आपका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रिज्म को जल में नहीं डुबोया गया है, तो जल में डुबोने के बाद उन्होंने पूछा है कि बताइए विचलन कोण कितना होगा। तो पहले विचलन कोण 40 डिग्री वो रखिए आप। ए आपको पता नहीं है, वायु में अपवर्तनांक ANG होगा क्योंकि वायु में है, तो ANG की वैल्यू कितनी है 3/2 -1। इसे सॉल्व कर लीजिए। ए बराबर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ 1/2 बचेगा, 3/2 से 1 जाएगा 1/2 और 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 80 डिग्री। मतलब प्रिज्म कोण डिसाइड हो गया कि 80 डिग्री। अब इसी प्रिज्म को डुबो दिया गया पानी में। प्रिज्म को जल में डुबोने पर, भाई जब जल में आप इसे डुबोएंगे तो ये आपका डेल्टा एम नहीं रह जाएगा, अब इसका विचलन कोण बदल जाएगा। तो डेल्टा एम डैश मान लीजिए आपको निकालना, बराबर सूत्र यही लगेगा ए। अब प्रिज्म को जल में डुबो दिया तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा आपका। अभी तक आपने इसको वाई में रखा तो यहाँ ANG की वैल्यू रखी गई। अब आपने जिस माध्यम में डुबोया उसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक चाहिए। डेल एम डैश की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आप 80 निकाल चुके हैं। LNG बराबर सूत्र होता है ANG, मतलब जो पीछे है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर आगे लिक्विड है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक -1। डेल एम डैश बराबर 80, ANG की वैल्यू 3/2 और ANL की वैल्यू दी गई है, देखिए क्वेश्चन में दी गई है। ANL की वैल्यू आपको दी गई है 5/4 -1। तो डेल एम डैश बराबर हो जाएगा 80। इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6/5 है ना, और -1 है यहाँ पर। डेल एम डैश बराबर 80
और ये गुड़े बचेगा 1/5। भाई 5 एक कम 5, 6 से 1 गया, 6 से 5 गया, 1/5 बचा, 16 पंचे 80। तो जो अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो आपका 16 डिग्री हो जाएगा। जल में डुबोने पर जो अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा वो आपका 16 डिग्री हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ पूछा गया आपसे। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के अगर अर्थ की हम लोग बात करें तो कार्यफलन क्या होता है, हम ये कह सकते हैं, हमने आप लोगों को बताया था अभी, आइंस्टीन साहब ने क्या बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। तो देखिए, एक वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, ठीक है, एक ऐसा न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, यह वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह कहलाती है क्या, उस धातु का कार्यफलन। ठीक है, और कार्यफलन को भैया लिखा जाता है W से। किससे लिखा जाता है, W से। और W बराबर सूत्र होता है h न्यू नॉट, जहां जो न्यू नॉट होता है इसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, और देहली आवृत्ति का सूत्र जैसे न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है, वैसे न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा नॉट, और इस लैम्डा नॉट को हम बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। तो कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। उस धातु का क्या कहलाती है, सॉरी क्या कहलाता है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि जो प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, वही फोटॉन या छोटे छोटे पैकेट या बंडल जब धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके। ठीक है, तो धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया तो उसी आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन को किससे लिखते हैं, W से, W बराबर h न्यू नॉट। न्यू नॉट बराबर होता है कितना, C अपॉन लैम्डा नॉट। चलिए भाई, ये भी हो गया। आगे एक धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, अभी बहुत ही जल्द मैंने आप लोगों को क्लास की थी, धारा मापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि समांतर क्रम में जो धारा मापी होता है उसके समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, एक न्यूनतम प्रतिरोध तार लगा देते हैं। जैसे ये धारा मापी गैलेनोमीटर है और इसको अमीटर में बदलना है तो हम लोग क्या किए थे, इसके समांतर क्रम में एक न्यूनतम प्रतिरोध का एक तार लगा दिया गया था, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, संट बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से धारा मापी का क्या हो गया था, अमीटर में रूपांतरण हो गया था। बात समझ में कि नहीं। अच्छा, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण के लिए मैंने क्या बताया था, इसका निगमन भी कराया है, बार बार कराने की कोई आवश्यकता नहीं। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे आपको समझाया गया। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए उसके हम श्रेणी क्रम में उच्चतम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, तब धारा मापी जो है वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंगा नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या आप 1 फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या आप 1 फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को अलमारी में रख सकते हैं, तो इसका प्रश्न होगा नहीं। क्यों, देखिए भाई, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपकी एक कितनी होनी चाहिए, 1 फैरेड, 1 फैरेड। ठीक, अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी को सबसे कम मान लूं 1 मिलीमीटर, मान लीजिए 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ठीक, तो इस स्थिति में जब हम C बराबर सूत्र लगाएंगे A∈0/d, तो प्लेटों के जब क्षेत्रफल की वैल्यू निकालेंगे तो CD/ε0 आ जाएगा। C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 × 10⁻12। इससे इसको काटोगे 10⁻9 हो जाएगा। देखते जाइए, तो जब हम प्लेटों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 फैरेड समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला जो संधारित्र है उसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल आएगा 10⁻9 ऊपर चला जाएगा और बटे में ये 8.85। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए, 10⁻9 कितनी बड़ी संख्या है, और जब आप उसको 8.85 से भाग करेंगे तो वो भी कितना बड़ा नंबर आएगा, मतलब कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। 1 फैरेड धारिता जिस संधारित्र की होगी उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल इतना ज्यादा होगा कि उसको एक अलमारी में रखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या आप 1 फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1
फैराड धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल जो होगा वो बहुत अधिक होगा। इस वजह से 1 फैराड धारिता वाले संधारित्र को अलमारी के अंदर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अब बाकी कुछ क्वेश्चन और आपके बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे नेक्स्ट क्लास में और भी एनर्जी के साथ आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हो सके। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।